डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। इस बार के कृषि विशेष में हम बात करेंगे गर्मी के कहर की। इस बार की गर्मियों ने पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और ये गर्मियां जानलेवा तक साबित हो रही हैं। आलम यह है कि अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। हालांकि इन स्थितियों से निपटने के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर कंट्रोल की तरफ से काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि हालातों से निपटने के लिए या फिर अपने आप को इस गर्मी से बचाने के लिए विशेषज्ञ किस तरह की सलाह दे रहे हैं। अगर आप लू की चपेट में आ गए हैं तो आपको क्या करना है। साथ ही हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि हमारे देश में अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था की गई है कि अगर इस तरह के हालात और गंभीर होते हैं तो ऐसे में उनसे कैसे निपटा जाए और कैसे उन पर कंट्रोल किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की, जिसमें हम विशेष तौर पे बात करेंगे इसी गर्मी के बारे में, कैसे इस गर्मी का समाधान निकाला जाए, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि विशेष की। आपको डिहाइड्रेशन हुआ है, यानी आपके शरीर के अंदर पानी की कमी हुई है। इसका पता भी आप खुद ही लगा सकते हैं। साथ ही उसे दूर करने के लिए क्या करना होगा, आइए जानते हैं खुद विशेषज्ञ से। स्कूल के बच्चों से मेरा एक विशेष निवेदन है कि वो अपने पेशाब को देखें जब वो कर रहे हो। अगर वो उनका पेशाब गाढ़ा या ज़्यादा पीले रंग का उन्हें मालूम पड़े तो इसका मतलब वो डिहाइड्रेशन के शिकार हैं और वो उस वक्त पानी पी लें। और स्कूल की, वैसे तो आजकल अधिकांश स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल के बच्चों से ये भी मेरी सलाह रहेगी बच्चों से कि वो या तो बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग या फिर देर शाम को खेलें, बाहर धूप के वक्त खेलना अवॉइड करें। इसके अतिरिक्त जो स्कूल की टाई होती है वो थोड़ा सा लूज़ की जा सकती है या ऊपर का बटन खोला जा सकता है। बहुत टाइट कपड़े जिसमें कि छोटे बच्चों को सुविधा हो वो ना पहने, और सूती कपड़े। हाल ही में हीट स्ट्रोक के मामलों में तेजी देखी गई थी, जिससे निपटने के लिए अस्पतालों में कई तरह के इंतजाम भी किए गए। साथ ही महीनेवार डेटा भी तैयार किया जाता है और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, आइए जानते हैं। हम अभी जैसे केसेस आ जाते हैं, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल क्या करता है इस प्रोग्राम डिवीजन की तरफ, तो हम हर केसेस को, जितने भी केसेस हो और ऑल ओवर इंडिया, हर स्टेट में, कोई भी स्टेट हो, जैसे केसेस आ जाता है, सस्पेक्ट हो, कंफर्म्ड हीट स्ट्रोक केस हो, हम उसका सर्वेलेंस करते हैं, उसका पूरा डिटेल्स ले लेते हैं। पूरा डिटेल्स इधर लेके उसका एपिडेमोलॉजिकल ट्रेंड एनालाइज कर लेते हैं। सारे बीमारी का मोस्ट ऑफ इन फ्यूचर सारे बीमारी का जो डाटा आएगा उसी पोर्टल के थ्रू आएगा। उसी पोर्टल में हम हमारे प्रोग्राम से एयर रिलेटेड इलनेस यानी पोल्यूशन रिलेटेड इलनेस हो गया और हीट रिलेटेड इलनेस हो गई, यानी ये जो लू लगने की जो बीमारी होती है उसका भी डाटा हमें IHIP के थ्रू ही मिलेगा। और जो भी डाटा आता है उन डाटा के हिसाब से कितने डेथ्स हो गए, तो ये सारे एनालिसिस हम करते रहते हैं और हर मंथ वाइज ट्रेंड भी हम निकाल लेते हैं। एंड एनालिसिस करने के बाद हम इस नतीजे हर साल का कंपैरिजन भी हम करते रहते हैं। उसके हिसाब से अगले साल जो भी होगा बेस्ड ऑन दी वेदर रिपोर्ट जो आएगा उसके हिसाब पर हम उस स्टेट को, उस डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी एडवाइजरीज निकाल देते हैं। प्रोग्राम डिवीजन की ओर से इस डेटा को किस तरह से हर राज्य को भेजा जाता है और वो इसे किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, हेल्थ वर्कर्स को किस तरह से ये जानकारियाँ पहुँचाई जाती हैं जिससे इलाज के दौरान इसका फायदा लिया जा सके, आइए जानते हैं खुद विशेषज्ञ से। प्रोग्राम डिवीजन IEC मटेरियल्स डेवलप करता है। IEC मटेरियल्स जो हम हिंदी और इंग्लिश में करते हैं, इन हर स्टेट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हर स्टेट अपना अपना IEC मटेरियल अपनी अपनी लोकल भाषा में ट्रांसलेट करके अपनी अपनी लोकल डिस्ट्रिक्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट पे और PHC लेवल पर उनको सर्कुलेट किया जाता है। IEC मटेरियल्स इन पर फोकस करता है कि जो सेंसिटिव पॉपुलेशन है ने, अभी हमने बताया था कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन, जो संवेदनशील पॉपुलेशन होता है, एल्डरली हो गया, मतलब 65 साल के ऊपर, जो 5 साल के कम उम्र बच्चे और जो गर्भवती माताएं, इनको भी ज़्यादा फोकस में रहते हुए IEC मटेरियल्स हमने डेवलप करते हैं। IEC मटेरियल में सबसे पहले लक्षण क्या होते हैं इसको डिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद उसके लक्षण के बाद सब फर्स्ट एड, जो सबसे पहले पेशेंट करना क्या चाहिए इसके बारे में हमने
थोड़ा संक्षिप्त में उसको आईसी एजुकेशनल मटेरियल में दिया, पिक्चरल फॉर्म में भी होता है, थोड़ा बहुत वर्डिंग्स में भी होता है। उसके बाद हॉस्पिटल में उनको क्या करना चाहिए ये सब भी हम आईसी मटेरियल्स में होता है। और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर्स को और स्टेट लेवल ट्रेनर्स को ट्रेनिंग मैनुअल्स भी डेवलप कर देते हैं, लाइक स्टेट नोडल ऑफिसर हो गया, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हो गया, और हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो पेरिफेरी में काम करते हैं, आशा वर्कर हो गया, एएनएम हो गया, उनके लिए भी हम एडवाइजरीज भी बना लेते हैं। और हम मैनुअल्स, ट्रेनिंग मैनुअल जिसको हम कहते हैं, लाइक हेल्थ वर्कर्स क्या करना चाहिए उस दौरान, उनके लिए भी हेल्थ मैनुअल्स भी बना के हम द नेशनल लेवल से हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बता दें कि विभाग की ओर से गर्मी आने से पहले ही राज्यों को एडवाइजरी जारी करके बता दिया जाता है कि इस बार कितनी गर्मी रह सकती है। साथ ही ये भी बता दिया जाता है कि इससे बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। आइए इस बारे में और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञ से। जैसा कि आप जानते हैं, पहले एक शब्द प्रयोग किया जाता था नौतपा, और नौतपा का अर्थ होता था कि गर्मी मई के अंत में और जून के प्रथम सप्ताह में शुरू होती थी, 9 दिन तक लगातार रहती थी। लेकिन इस बार आप जैसा महसूस कर रहे हैं, करीब 24-25 मई से शुरुआत हो करके और गर्मी उसी तरह से बनी हुई है। तापक्रम जो है 45 से लेकर के 48 डिग्री तक जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन इसका मुख्य कारण है, और ऐसी परिस्थितियों में हम सभी लोगों के लिए जो खेती से, किसानी से, कृषि से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से हम ऐसी कृषि पद्धतियों का प्रयोग करें जिनके प्रयोग से वातावरण के ऊपर इसका दुष्प्रभाव न पड़े, और हम जलवायु परिवर्तन के द्वारा जो हो रहे दुष्प्रभाव हैं, कुप्रभाव हैं, उनको नियंत्रित कर रखें। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि कुछ कृषि की प्रक्रियाएं हैं, जैसे धान की पराली जलाना है, पानी का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करना है, इनसे बचें ताकि आप जल, जमीन और वातावरण को सुरक्षित अपनी अगली पीढ़ी को सौंप सकें। और एनसीडीसी से इस प्रोग्राम डिवीज़न जो है, हम नेशनल लेवल पे एडवाइजरीज बना देती है। जैसे गर्मी का मौसम आने वाला होता है या सर्दी का मौसम शुरू होना होता है, उस गर्मी के मौसम आने से पहले ही हम एडवाइजरीज स्टेट को इशू कर देते हैं। इस बार इतना गर्मी आ सकता है, हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हम वेदर रिपोर्ट्स ले लेते हैं। उसके दौरान हमें पता चल जाए कि इधर इतना लू चल सकती है, इतनी हीट वेव्स इधर आ सकती है, ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में आ सकता है। तो उस स्टेट्स को, उस पर्टिकुलर स्टेट्स को हम एडवाइजरीज निकाल देते हैं। वाटर प्रिकॉशंस कैसे कैसे लेना चाहिए, और ORS बनाना चाहिए। ORS की अतिरिक्त मात्रा में ORS की स्टोर कर दीजिए। हर PHC, CHC, हर सेंटर के लेवल पर एसेंशियल मेडिसिन जिसमें हीट रिलेटेड इलनेसेस में काम आ सकते हैं, ORS हो गया, पैरासीटामोल हो गया, नॉर्मल सलाइन हो गया, बेसिक मेडिसिन जो है सारे अधिक मात्रा में स्टोर किया जाए, हम निर्देश दिया जाता है। उसके बाद हम हर CHC लेवल पर, PHC लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पर भी हीट स्ट्रोक रूम बनाने के लिए निर्देश दिया गया। हीट स्ट्रोक रूम का मतलब होता है कि उधर जैसे ही हीट स्ट्रोक पेशेंट आ जाता है, उसको ट्रीटमेंट शुदा की जो भी ज़रूरत हो वो सब चीज़ें इक्विप्ड हो उस रूम में। एंड हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इवन एट दिस CHC लेवल पर हमने निर्देश दिया गया है कि आरक्षित बेड्स रखें, बेड्स को आरक्षित करके रखिए, ताकि कोई भी हीट स्ट्रोक पेशेंट्स आ जाए, सबसे पहले उस सीज़न के दौरान उनको सबसे ज़्यादा सुविधा मिले, ताकि कोई पेशेंट ऐसा ना चले जाए वो आए और उनके बेड नहीं मिले, ताकि वो पेशेंट को नुकसानदायक हो जाए। इसीलिए हम क्या कर रखे हैं, बेड को आरक्षित करने के भी निर्देश दिया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल पे, CHC लेवल हॉस्पिटल पर बेड्स को आरक्षित करने की निर्देश दिया गया है। लोगों में जागरूकता लाने के लिए सरकार की ओर से कई तरह के मिशन भी चलाए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए दी जाने वाली जानकारी से भी किसी भी विपरीत हालात से निपटने में मदद मिलती है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये कार्यक्रम। नेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन हेल्थ, NPCCHH, इस प्रोग्राम को 2019 में शुरू किया गया था अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। और जिस प्रोग्राम का अभी मेन कंपोनेंट्स है अवेयरनेस जनरेशन, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च करना, मल्टी सेक्टरल कोऑर्डिनेशन करना, इस चीज़ के अंदर हम काम करते हैं। करंटली हम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड नेशनल लेवल पे हेल्थ अडॉप्टेशन प्लानिंग, यानी स्टेट हेल्थ अडॉप्टेशन प्लान हमने बना रखा है, नेशनल हेल्थ अडॉप्टेशन प्लान हमने बना रखा है। अभी करंटली हम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अडॉप्टेशन प्लान फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, हर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया क्या करना चाहता है इस नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, उनका एक्शन प्लान डेवलप कर रहे हैं। करंटली हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स को हमने ये निर्देश दिया गया है कि उनका अपना डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान डेवलप करें।
आपको बता दें कि इस इलाज के साथ साथ मरीजों की संख्या का एक डेटा बैंक भी तैयार करके रखा जाता है। इस तरह का डेटा पिछले साल आने वाले केसों से तुलना करने में काफी मददगार साबित होता है। ये प्रोग्राम 2019 में शुरू हुआ था अंडर नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। इस प्रोग्राम के अंडर हम 3 दायरे में काम करते हैं। इतना ही नहीं, जलवायु परिवर्तन का इंसानों पर किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ रहा है, इसे देखने के लिए भी एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, आइए जानते हैं। करेंटली हम हीट रिलेटेड इलनेस पे यानी लू की बीमारी या गर्मी की बीमारी से जो काम कर रहे हैं, इसमें हम सर्विलेंस भी करते हैं। सर्विलेंस यानी कहीं पे भी कोई भी हीट रिलेटेड इलनेस यानी जो गर्म लू लगने के बाद बीमारी हो जाते हैं या लोग हीट स्ट्रोक होके एडमिट हो जाते हैं, उनका सर्विलेंस यानी उनका डाटा इकट्ठा करना। जितने भी केसेस एडमिट हो जाते हैं या सस्पेक्ट भी हो या एक्चुअल हीट रिलेटेड केस भी हो, सस्पेक्ट एंड कंफर्म केस, इन दोनों को हम सर्विलेंस मतलब IHIP माध्यम, इंटीग्रेटेड हेल्थ इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम इसको कवर कर देते हैं, ताकि हमें पता चले इस साल कितने केसेस आए, पिछले साल कितने केसेस आए और किन में बीमारी ज़्यादा हो रही है, किन में बीमारी कम हो रही है। ये सब मतलब जैसे हम पूरा नेशनल लेवल हर स्टेट का डाटा हम एक ही जगह पे आता है, वो IHIP पोर्टल के थ्रू आता है। लू लगने पर अगर कुछ सावधानियां समय रहते बरत ली जाएं, तो आप इसके असर से काफी हद तक खुद को बचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा, आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। जैसे बच्चों में आपको या बच्चों में या बूढ़ों में किसी में भी ये सिम्टम्स नजर आए, तब आप सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए, उनको सबसे पहले गर्म जगह से ठंडी जगह पे जहाँ पे आपको एयर सर्कुलेशन ज़्यादा हो यानी हवा की मात्रा अच्छे से आते रहो, और जहाँ पे शैडो अगर आप खुली मैदान में हैं, पेड़ की छांव होती है ना, उधर ले जाके उनको लिटा सकते हो जहाँ पे थोड़ी जगह ठंडक हो। और जितना हो सके उतना कपड़े वगैरह ढीला कर दो। अननेसेसरी जो कपड़े हम पहना देते हैं बच्चों को या बड़ों को, किसी को भी, कपड़े की मात्रा बॉडी शरीर के अंदर से कम कर दीजिए उसके ऊपर, और गीली कपड़े ले लीजिए, गीली कपड़े और ठंडा पानी लेकर बच्चों को ऊपर से नला दिए। उनको नलाने से क्या हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर जितना जल्दी हो सके, अगर सिम्टम्स वर्सनिंग हो गए, जितना हो सके उतना पानी पिलाते रहिए। अगर घर में ORS है तो ORS पिलाते रहिए, नहीं तो नींबू पानी और नमक मिला के उसको अच्छे से पानी पिलाते रहिए, ताकि उसकी हाइड्रेशन मेंटेन करते रहे और उसका बॉडी के टेम्परेचर जितनी हो सके उतनी जल्दी नॉर्मल करने की कोशिश कर दे। नॉर्मल कैसे करेंगे आप, अगर घर में कूलर है तो कूलर चला लीजिए, अगर AC है तो अच्छी चीज़ है, AC में ठंडक में बिठा दीजिए। और अगर कुछ भी नहीं है, अगर आप नियरेस्ट PHC कोई भी नियरेस्ट हॉस्पिटल स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र जो भी है उधर ले जाइए और उनको तुरंत ट्रीटमेंट दिला दीजिए। वैसे तो लू किसी को भी लग सकती है, लेकिन खासतौर से बच्चों, बूढ़ों और गर्भवती महिलाओं पर लू का असर ज्यादा जल्दी होता है। बच्चों को लू लगी है, इसके लिए कुछ लक्षणों को पहचान कर आप समय रहते बचाव के उपाय कर सकते हैं। बच्चे, गर्भवती माताएं और सबसे ज़्यादा बुजुर्ग, इन तीनों लोगों को सबसे ज़्यादा संवेदनशील यानी सेंसिटिव हो जाते हैं हीट रिलेटेड इलनेसेस को। यानी लू जब लगती है, इन तीनों लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कर देता है। अब जब लगती है तो बच्चों में क्या क्या लक्षण हो जाता है वो हम देखते हैं। बच्चे जब लू लग जाती है तो डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स शुरू हो जाती है। बच्चों में डिहाइड्रेशन में होने में क्या हो जाता है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है, बच्चे नहीं खाना खाते हैं और बच्चे के अंदर तेज़ गर्मी शुरू हो जाती है, यानी फीवर आने शुरू हो जाते हैं। और बच्चे का अगर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, सनकन आइज, डिहाइड्रेशन का चमड़ी अगर ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया तो चमड़ी ज़्यादा स्लोली अंदर चला जाता है, सनकन आइज जिसको हम कहते हैं, आँख के अंदर भी थोड़ा लगने लग जाते हैं। ठीक है, ये सब सिम्टम्स जो आते हैं डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स होती है। अगर इन लक्षण बच्चों में आ गया तो आपको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, उनको सबसे पहले हॉस्पिटल में लेके जाना होता है। लू का असर छोटे बच्चों पर एकदम तेजी से होता है। लू लगने पर उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में किस तरह के उपाय आपको करने चाहिए, आइए जानते हैं। लू की समस्या हर उम्र, हर वर्ग के लोगों में देखी जा रही है। बच्चे और बूढ़े इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, इसीलिए उन्हें विशेष देखभाल की भी आवश्यकता होती है। इसको लेकर विशेषज्ञों की क्या सलाह है, आइए जानते हैं।
आइए अब जानते हैं कि गर्मी के मौसम में किन लोगों को लू लगने की सबसे ज्यादा आशंका रहती है। गर्मी का लक्षण के आने के बाद हमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं वो देखना चाहिए, बच्चों में हो, बड़ों में हो या गर्भवती माताएं में हो। तो जो डिहाइड्रेशन का सिम्टम्स हो जाते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं बच्चों में। बच्चे क्योंकि बहुत छोटे हो जाते हैं, उनकी पानी के अंश भी मात्रा बहुत कम हो जाती है, इसीलिए जैसे बच्चे डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स यानी पानी कम होने के सिम्टम्स हो जाते हैं, जैसे दस्त लग जाती है तब भी डिहाइड्रेशन हो जाती है, वैसे इसमें इवापोरेशन के चक्कर में जब ज़्यादा लू लग जाती है तब भी बच्चों के अंदर डिहाइड्रेशन की सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ जाती है। तब बच्चों की लू चलने पर घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको तपती गर्मी में घर से बाहर निकलकर काम करना ही पड़ता है। जैसे हमारे किसान भाइयों को तो चिलचिलाती गर्मी में खेतों में जाकर काम करना ही पड़ता है, लेकिन किसान भाई घर के बाहर जाने से पहले और लू से खुद बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। तो अभी हम लोग ये जानना चाहेंगे कि गर्मी में किसान को लू से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। पहला चीज़, हमें हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा। हाइड्रेटेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, ORS पीना पड़ेगा, या फिर घर में बनाया हुआ पानी, नींबू पानी ही क्यों ना सही, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पीना पड़ेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, कपड़ा, अपना सर ढका रहे, लूज़ कपड़ा पहने, सूती के कपड़े पहने ताकि वो ज़्यादा ना हो या पसीना उससे ज़्यादा ना हो। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, टीवी, हमेशा टीवी या फिर रेडियो जो आपके पास अवेलेबल है वो देखते रहें, क्योंकि टीवी और रेडियो में अलर्ट्स वगैरह आते हैं, आपको पहले से पता चलेगा कि गर्मी या आपके नज़दीकी तापमान कितना तक हो सकता है, किस दिन ज़्यादा होगा, किस दिन कम होगा, ये ज़रूरी चीज़ है। चौथा इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हम सभी को पता है कि 12 बजे से 3 बजे तापमान सबसे ज़्यादा होता है, तो कोशिश कीजिए अपना काम जो आप करते हो डेली वो 12 बजे से पहले कर ले या 3 बजे के बाद करें। आइए अब जानते हैं कि गर्मी से आपके शरीर में किस किस तरह की तकलीफें आ सकती हैं, उसके लक्षण क्या हैं, यानी आप कैसे पहचाने कि आपको लू लगी है, और साथ ही इनसे बचाव के उपाय भी जानेंगे। कहते हैं कि इलाज से बेहतर बचाव होता है, लेकिन अगर लू लग गई है तो क्या कुछ किया जाना चाहिए और कैसे पहचाने कि आपको लू लगी है, आइए जानते हैं। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे गर्मी के टाइम पे हमें घमौड़िया होता है, जैसे लाल दाने आते हैं स्किन पे, तो ये लाल दाने से लेके डेथ तक हो सकता है। लाल दाने के बाद क्या हो सकता है, हीट सिनकोप, इसका मतलब है थोड़ी देर के लिए आप बेहोश हो सकते हैं। इसमें आपको इसके बाद क्या होता है, हीट एग्जॉशन, मतलब गर्मी में थकावट जैसा महसूस करना, डिहाइड्रेटेड लगना, पानी कम हो जाना, उल्टी आ जाने जैसा, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। सबसे डेंजरस जो साइड इफ़ेक्ट होता है हीट के एक्सपोजर का वो है हीट स्ट्रोक, यानी जैसे नॉर्मली जो स्ट्रोक होता है उस तरह से आदमी मर भी सकता है। इस बार की गर्मी ने पुराने कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। सबसे ज्यादा प्रकोप लू का रहा है। अक्सर हम सब एक दूसरे को कहते हुए सुनते हैं कि लू चल रही है, लेकिन जानने वाली बात ये है कि आखिर ये कैसे तय होता है कि चल रही हवा लू है। साथ ही मॉनसून के बारे में भी जानेंगे। आइए हीट वेव यानी लू के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर चलते हैं मौसम विशेषज्ञ के पास। तो हीट वेव एक्चुअल में नॉर्दर्न इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में जो तापमान है वो मार्च से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और मौसम विभाग की तरफ से जो समर सीजन माना जाता है वो मार्च अप्रैल से शुरू होता है, और मेन जो होता है मार्च अप्रैल और मई होता है, और जून में बरसात शुरू हो जाती है। तो 3 महीने ये समर के होते हैं। परंतु मार्च और अप्रैल 15 तक जो हीट वेव है या जो गर्म तापमान है वो सामान्य तौर से नॉर्थ इंडिया में महसूस नहीं किया जाता, परंतु 15 अप्रैल के बाद में धीरे धीरे जब तापमान बढ़ते हैं और वो तापमान बढ़ के उनमें काफ़ी प्रिवेलिंग नेचर आ जाता है कि इस तरह के तापमान रहते हैं। पर्यावरण को बचाना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना होगा। लेकिन खास तौर से किसान भाई इसमें किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं, आइए जानते हैं। तापमानों के जो क्राइटेरिया बनाए हैं उनसे लू घोषित करते हैं। अगर हम पहाड़ों की बात करें सबसे पहले, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में पहाड़ी राज्य भी आते हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो उनके लिए क्राइटेरिया होता है अगर 30 डिग्री टेम्परेचर रिपोर्ट होता है और वो सामान्य से 4.5 डिग्री या उससे ज़्यादा चला जाता है
तो सामान्य रूप से उसे लू बोलते हैं। अगर ये तापमान 30 होता है और उनमें जो डिपार्चर है 6.5 से ज़्यादा हो जाता है तो उन्हें बोलते हैं बहुत ही गहन, यानी कि सीवियर लू चल रही है। अगर हम प्लेन्स की बात करें, ख़ास तौर से जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का एरिया आता है, यहाँ सामान्य रूप से अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिपोर्ट होता है और उसमें डिपार्चर 4.5 का होता है तो लू बोला जाता है। अगर 6.5 का हो जाता है तो उसको सीवियर लू बोलते हैं। उसी तरह से अगर तापमान 45 डिग्री रिपोर्ट होता है तो विदाउट डिपार्चर के हम उन्हें लू बोलते हैं, और अगर 47 होता है तो सीवियर लू बोलते हैं। इनका कारण क्या होता है मेनली कि काफ़ी लंबे समय तक अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में बरसात नहीं होती है और क्लाउड नहीं होते हैं तो जो हमारा सोलर रेडिएशन है वो ज़मीन पर सीधा आता जाता है। दूसरा जो हवाएं हैं, हवाएं हमारा जो है ख़ास तौर से वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से आती हैं, जो ख़ास तौर से ड्राई और वार्म होती हैं, तो वो भी उस पर्टिकुलर एरिया के तापमान को बढ़ाते हैं। तीसरा जो होता है, हमारी जो नमी होती है, ये भी वातावरण में कमी हो जाती है, तो इन सब के प्रभाव में जो तापमान है वो ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, जो लू की स्थिति हो जाती है। अगर हम 2024 की बात करें तो इस तरह देखेंगे कि जो बरसात है, बरसात जो हमारा समर सीजन चल रहा है इसमें बरसात 50% से भी कम हुई है, यानी कि आधे से भी कम हुई है। ज़्यादातर जो हिस्सा रहा है ड्राई रहा है। दूसरा, नॉर्थ इंडिया में जो हमारे वेदर सिस्टम होते हैं, ख़ास तौर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हम बात करते हैं, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो संख्या है, संख्या के रूप में तो रहे हैं पर वो बहुत ही कमज़ोर, या उनका जो मूवमेंट है वो बहुत ही नॉर्दर्न लैटीट्यूड से रहा है, जिससे जो हमारा मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र प्रभावित कम हुआ है, जिसके कारण बरसात बहुत कम हुई है। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो हवा में नमी भी कमी है, क्लाउड कवर भी कम रहा है और इंसोलेशन पूरा मिला है। तो उसके चलते इस समर में हमारे काफ़ी समय से हीट वेव देखी जा रही है। अगर मैं सामान्य रूप से बात करूं तो जो हीट का स्पेल है, एक हमारा बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के 2-4 दिन के लिए अप्रैल में आया था। दूसरा जो हमारा स्पेल शुरू हुआ लंबा, वो 15-16 मई से शुरू हुआ और वो एंटायर मई में चला। हालांकि उसमें थोड़ी सी राहत, बहुत ही टेम्परेरी, हालांकि लू फिर भी चलती रही, जो जून के शुरुआती दिनों में मिली, और उसके बाद फिर से तापमान बढ़ गए। और हम ये कह सकते हैं कि मिड ऑफ मई से लेके और मिड ऑफ जून तक ज़्यादातर दिनों में, यानी कि मोस्ट ऑफ द डेज दिल्ली में जो लू है वो लू का प्रभाव रहा। तो देखा आपने कि लू क्या है, ये कब चलती है, इसके लगने से किस किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, साथ ही उनसे बचाव के उपाय क्या हैं। कुल मिलाकर गर्मी या लू से खुद को बचाने के लिए अगर आप बताई गई इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं और घर से बाहर निकलते वक्त कुछ सावधानियां बरतते हैं तो निश्चित रूप से लू और इसके प्रभाव से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने बात की तपते सूरज की और साथ ही जानकारी दे कि ऐसे में कैसे करें बचाव। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो विशेषज्ञों की सलाह है उसका आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के हमारा पता नोट कर लें, कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आएं तो इसके बारे में भी आप हमें पत्र लिख सकते हैं या फिर ईमेल कर भी जानकारी दे सकते हैं। कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप अपना ख्याल जरूर रखें। नमस्कार।